चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी में पहला टॉपिक आया है पढ़े भारत अभियान से रिलेटेड। श्री धर्मेंद्र प्रधान टू लॉन्च 100 डेज रीडिंग कैंपेन है ये पढ़े भारत। टुमारो से ये अभियान मतलब 1 जनवरी से ये चालू होने वाला है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे और इसके साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये लॉन्च करेंगे 100 दिन की रीडिंग कैंपेन को, 100 दिन के पढ़ाई वाले अभियान को पढ़े भारत। 1 जनवरी 2022 को इसको लॉन्च करेंगे। ये 100 दिन का रीडिंग कैंपेन है। मार्क्स एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू इम्प्रूव लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि बच्चों का जो लर्निंग का लेवल है उसको कैसे करके हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इट डेवलप्स क्रिएटिविटी, बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा, क्रिटिकल थिंकिंग में बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा वोकैबुलरी और एबिलिटी टू एक्सप्रेस बोथ वर्बली एंड इन राइटिंग। तो ये सारे जो गुण हैं बच्चों में विकसित करना इसका मेन मकसद है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू रिलेट टू देयर सराउंडिंग्स एंड रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, हमारे सराउंडिंग क्या है और हमारी रियल लाइफ सिचुएशन क्या है, आपस में वो रिलेट करना सीख पाएंगे। चिल्ड्रन स्टडिंग इन बालवाटिका टू ग्रेड 8 से लेकर के, ठीक है, बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 8 तक, ग्रेड 8 तक विल बी पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। आंगनवाड़ी से लेकर के 8वीं तक के बच्चे इस कैंपेन में शामिल रहेंगे। द रीडिंग कैंपेन विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर 100 डेज, मतलब 14 हफ्ते का ये प्रोग्राम है। ये स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक चलेगा। द रीडिंग कैंपेन एम्स टू हैव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर शामिल रहेंगे। 8 नेशनल एंड स्टेट लेवल, जिसमें शामिल हैं बच्चे, टीचर, पेरेंट, कम्युनिटी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर etc। और ये जो 100 दिन का कैंपेन है ना, विल बी कंटिन्यू फॉर 14 वीक्स एंड 1 एक्टिविटी पर वीक पर ग्रुप। देखो 14 सप्ताह तक चल रहा है, एक एक्टिविटी हर वीक में आयोजित की जाएगी पर ग्रुप। हैज़ बीन डिजाइंड विद द फोकस ऑन मेकिंग रीडिंग एंजॉयबल एंड बिल्ड लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन विद द जॉय ऑफ रीडिंग। अब गाइडलाइन की बात करें ना, तो एक कंप्रेहेंसिव गाइडलाइन किस पर, रीडिंग कैंपेन में विथ एज। रीडिंग कैंपेन के लिए गाइडलाइन एज के साथ साथ में ध्यान रखते हुए तैयार की गई है। ठीक है, इसके लिए वीकली कैलेंडर एक्टिविटी का तैयार कर दिया गया है एंड शेयर्ड कर दिया गया है विद स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ में। और ये जो एक्टिविटी है ना, कैन बी डन बाय चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ टीचर, पेरेंट, पियर्स, सिबलिंग्स और अदर फैमिली मेम्बर्स। इतने लोगों की सहायता वो ले सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं। In order to make the campaign effective, the activities designed have been kept simple and enjoyable so that these can also be easily conducted with the material resources available at home। जो काम आपको दिया जा रहा है इतना आसान है और एकदम मज़ेदार रहेगा कि आप घर में जो रिसोर्स हैं, घर में जो चीज़ें हैं, उनकी सहायता से आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है पीआईबी की, वो साइंस से रिलेट करती है। इसमें बताया गया है कि यदि किसी तारा में कार्बन की प्रचुरता है तो ये क्या काम करेगा, अपने से कम द्रव्यमान वाले तारों से ये भारी तत्व को चुराते हैं। ठीक है, कैंपेनियंस कहा गया है उनको। वैज्ञानिक लंबे समय से इस सब्जेक्ट को लेकर के बहुत उत्सुक रहे थे कि कार्बन की अधिकता वाले तारों पर लोहे की तुलना में भारी तत्वों की उपलब्धता की बहुत अधिक संभावना है। लोहे की तुलना में, ठीक है, और अदर भारी तत्वों की हम उपलब्धता देखें तो उसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा है। कार्बन ज़्यादा है तो ये काम करते हैं, कम द्रव्यमान वाले तारे से भारी तत्वों को चुरा लेते हैं।
भारतीय खगोलविदों के एक नए शोध में इस बात का पता चला। तारे क्या काम करते हैं? अपने से कम द्रव्यमान वाले तारे, जिनको छोटे साइज वाले तारे कह सकते हैं, ठीक है, इसकी सरफेस के कई महत्वपूर्ण और भारी तत्वों को ये आकर्षित करते हैं और अपने में मिला लेते हैं। बात ऐसी है कि ब्रह्मांड में कई रासायनिक तत्व और उनके समस्थानिकों की उत्पत्ति और विकास को समझने में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन ब्रह्मांड में भारी तत्व मतलब लोहे से भारी तत्वों की उत्पत्ति और विकास अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस शोध में, इस रिसर्च में कौन कौन लोग शामिल थे। तो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु, यहाँ के साइंटिस्ट शामिल थे। इनकी लीडरशिप कर रहे थे प्रोफेसर अरुणा गोस्वामी, और इसमें उनके डॉक्टरेट छात्र मीनाक्षी पी सेजिलमल जे भी शामिल थी। इसमें क्या सामने आया? कई कार्बन इन्हांस्ड मेटल पुअर सितारों की सतह की रासायनिक संरचना का विश्लेषण किया गया, ठीक है, और इस पहेली को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति इन्होंने हासिल करी है। ये काम इन्होंने छापा था द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल पत्रिका में भी प्रकाशित कर दिया है। बताया जा रहा है CEMP। CEMP किसको कहा जा रहा है? कार्बन इन्हांस्ड मेटल पुअर, इसको कहा जा रहा है। तो CEMP स्टार को कई प्रकार के भारी तत्वों की बहुयाद पैटर्न की विशेषता के आधार पर, बहुयाद मतलब अधिकता वाला पैटर्न है, ये इसकी विशेषता है, और मुख्य रूप से 4 ग्रुप में इसको बांट दिया गया। इसके आधार पर भारी तत्वों के समूह प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब ये ज़्यादातर क्या हो सकता है? क्षुद्रग्रह, उपविशाल तारे या फिर विशाल तारे हैं। जो तारे इन उत्पत्ति के चरण से संबंधित हैं, वे लोहे से भारी तत्वों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। आगे इसमें बताया जा रहा है कि जब तारे की उत्पत्ति का चरण चलता है, मतलब कि जब तारे का जन्म होता है, तो उस समय भी आप ये नहीं कह सकते कि उसके पास भारी तत्व मौजूद होंगे। तो हालांकि इन तारों की जो सरफेस है, रासायनिक संरचना में भारी तत्वों की प्रचुरता दिखती है। यदि आप उसका रासायनिक विश्लेषण करेंगे तो वहाँ पर हमें हैवी मेटल देखने को मिल जाएंगे, जो कि सूर्य की तुलना में लगभग 100 से 1000 गुना अधिक बड़े हैं। तो ये जो प्रोफेसर गोस्वामी जो लीडरशिप कर रहे थे, इनने कहा कि हमने भारी तत्वों की बहुयाद की उत्पत्ति का अध्ययन करा। भारी तत्वों की अधिकता आखिर है किस कारण, और हमें सतह पर रसायनों की प्रचुरता में मौजूद होने के संकेत मिले थे। अब इसको इन्होंने समझने के लिए ना कुछ हेल्प लिया। किस किस चीज़ का हेल्प लिया? इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हॉनले में 2M हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप HCT, चिली के ला सिला में यूरोपीय दक्षिणी ऑब्जर्वेटरी में 1.52M टेलीस्कोप का यूज़ किया। जापान के राष्ट्रीय खगोल वेधशाला द्वारा संचालित मोनाके हवाई के शिखर पर 8.2M सुबारू टेलीस्कोप की इन्होंने सहायता लिया, और यहाँ से प्राप्त किए गए तारों के हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा का इन्होंने विश्लेषण करा था। तो इन्होंने अपने अध्ययन में कार्बन, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यूरोपियम, लैंथेनम आदि जैसे कुछ प्रमुख तत्वों के मौलिक अधिकता अनुपात का यूज़ करा, जिससे कुछ महत्वपूर्ण संकेत इस बात में मिल गए कि कैसे इन तत्वों की अधिकता आखिर बढ़ गई इन तारों में। तो जो पत्रिका थी, हाल ही में प्रकाशित 2 शोध पत्र में उन्होंने बताया कि CEMP तारों पर देखे गए बढ़े हुए भारी तत्व वास्तव में उनके कम द्रव्यमान वाले तत्वों तारों से विकास के एक चरण में उत्पन्न होते हैं, जिसे एसिम्प्टोटिक जॉइंट ब्रांच AGB कहते हैं, और स्थानांतरित कर दिया जाता है।
आगे बताया जा रहा है कि विभिन्न मास ट्रांसफ़र मैकेनिज्म के माध्यम से CEMP तारों को उत्पाद कम द्रव्यमान वाले एक जैसे तारे आगे क्षुद्र ग्रहों के रूप में विकसित हुए हैं जिनका पता नहीं लग पाता। वैज्ञानिक ने वर्गीकरण योजना को एक सेट को नियोजित किया करा और ये जांचने के लिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का यूज़ करा था कि क्या तारे रेडियल वेग में परिवर्तनशीलता दिखाते हैं, और पाया गया अधिकांश तारे वास्तव में बाइनरीज हैं। इस प्रकार से ये साइंस वाली न्यूज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की, जो कि पहली न्यूज़ है FCRA एक्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम FCRA के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। FCRA का फुल फॉर्म होता है द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ये रेगुलेट करने का काम करता है फॉरेन के डोनेशन को और इंश्योर करता है कि सच कंट्रीब्यूशन डू नॉट एडवर्सली इफेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी। इसका मतलब ऐसा है कि यदि आप विदेश से चंदा प्राप्त कर रहे हैं, हो सकता है कि जो विदेश सहायता कर रहा है हमारे यहाँ हमारे देश के NGO की, वो पैसा गलत कामों में लग जाए। इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि सरकार के कामकाज प्रभावित होते हों, जो सरकार अच्छे काम कर रही है वो भी प्रभावित हो, मित्रता दो देशों की खराब हो जाए, ऐसे काम में वो पैसे का यूज़ ना हो। इसको सबसे पहले इनेक्टेड किया गया था 1976 में, फिर इसका अमेंडमेंट किया गया 2010 में, व्हेन ए स्लीव ऑफ न्यू मेजर्स वर अडॉप्टेड टू रेगुलेट फॉरेन डोनेशन। कुछ नए मेजर आए फॉरेन डोनेशन को रेगुलेट करने के लिए। FCRA एप्लीकेबल होता है ऑल एसोसिएशन के ऊपर, ग्रुप्स एंड NGO के ऊपर विच इंटेंड टू रिसीव फॉरेन डोनेशन। जिसको भी यदि फॉरेन से चंदा चाहिए तो आपको FCRA में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये एकदम मैंडेटरी कर दिया गया है, मतलब अनिवार्य कर दिया है फॉर ऑल सच NGOs टू रजिस्टर अंडर द FCRA। बताया जा रहा है इनिशियली वैलिड फॉर, कब तक ये वैलिड रहेगा रजिस्ट्रेशन? 5 साल तक। दैट कैन बी रिन्यू सब्सक्वेंटली इफ इट कंपाइल्स विद ऑल नॉर्म। यदि सब आप सेवा शर्त को सही पूरी कर दे रहे हो तो आपका ये फिर से रिन्यू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि रजिस्टर्ड एसोसिएशन कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पर्पस। ये सारे उद्देश्य के हिसाब से आप पैसा ले सकते हो। फिर एनुअल रिटर्न को भी आपको फाइल करना पड़ेगा। आगे क्या हो जाता है कि 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कुछ नए रूल ला दी, which required NGOs to give an undertaking that the acceptance of foreign fund is not likely to। आपको एक अंडरटेकिंग बना के देना पड़ेगा कि हम जो चंदा से पैसा प्राप्त कर रहे हैं फॉरेन से, विदेश से, उसका यूज़ हम नहीं करेंगे। कहाँ पर? प्रिजुडिशली इफेक्ट द सोवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारे देश की सोवरनिटी और इंटीग्रिटी प्रभावित नहीं होना चाहिए, या फिर इम्पैक्ट फ्रेंडली रिलेशन विद एनी फॉरेन स्टेट। दूसरे देशों के साथ जो रिश्ते हैं खराब नहीं होना चाहिए उस पैसे से। डज नॉट डिसरप्ट कम्युनल हार्मनी, जातिगत भेदभाव ना फैले उससे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इट आल्सो सेड ऑल सच NGOs वुड हैव टू ऑपरेट अकाउंट इन आइदर नेशनलाइज्ड या फिर प्राइवेट बैंक विच हैव कोर बैंकिंग फैसिलिटी टू अलाउ सिक्योरिटी एजेंसी एक्सेस ऑन ए रियल टाइम। दिल्ली की मेन ब्रांच SBI की, वहाँ आप खाता रहना चाहिए आपका, ताकि हम टाइम टाइम में उसकी मॉनिटरिंग कर सकें। तो किनको ये डोनेशन नहीं मिल सकता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जज, मीडिया पर्सन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इतने लोगों को मना किया गया है। फिर भी बताया जा रहा है कि 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक बिल लाया, फाइनेंस बिल। इसने अमेंड कर दिया था 1976 के FCRA कानून को, और रास्ता खोल दिया कि पॉलिटिकल पार्टी रिसीव कर सकती हैं फंड फ्रॉम द इंडियन सब्सिडरी ऑफ ए फॉरेन कंपनी। मतलब कि फॉरेन कंपनी की यदि कोई इंडियन सब्सिडरी है वहाँ से पॉलिटिकल पार्टी चंदा ले सकते हैं, या फिर ए फॉरेन कंपनी वेयर एन इंडियन होल्ड्स 50% और मोर शेयर। कोई विदेश की कंपनी है
मान के चलो ओप्पो है, ओप्पो में यदि इंडिया के लोगों का शेयर है 50% या उससे ज़्यादा, तो वहाँ से भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कांग्रेस चंदा ले सकती है। देखो, जबकि ये तो लाया गया था किसके लिए, एनजीओ के लिए लाया गया था कि एनजीओ विदों से फंड प्राप्त कर सकते, लेकिन अब ये पैसा एनजीओ वाला कौन ले ले रहा है, बीजेपी और कांग्रेस वाले ले ले रहा है। तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो यही बात इसमें बताई जाती है कि आगे चल के किसी व्यक्ति ने फिर एक याचिका दायर कर दी थी, और इसी के चलते भाजपा और कांग्रेस जो है रिसीव कर रही हैं फॉरेन फंड फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी। जैसे कि यूके बेस्ड वेदांता ग्रुप है, फ्रॉम 2004 से लेकर के 2012। एक ग्रुप है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर, एक पब्लिक एडवोकेसी ग्रुप है। इसने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दी थी कहाँ पर, दिल्ली हाई कोर्ट में 2013 में, इसी के खिलाफ में कि आप ये जो पार्टियां हैं ना चंदा ले रही हैं एफसीआरए के हिसाब से। बोथ पार्टीज चैलेंज ए दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर विच हैज़ टर्न द डोनेशन इलीगल इन 2014 द एंड मूव द सुप्रीम कोर्ट। They withdrew the petition from the apex court after FCRA was amended retrospectively। आगे न्यूज़ की तरफ यदि हम देखें तो बताया जा रहा है FCRA लाइसेंस का जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 महीना के लिए। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यह काम करा है, फ्राइडे के दिन एक्सटेंड कर दिया है अनदर 3 months द वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस ऑफ एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओज विच वर नॉट रिन्यूड बाय 31 दिसंबर। द एक्सटेंशन इन पब्लिक इंटरेस्ट विल हाउएवर ब्रिंग नो रिलीफ टू मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसके लिए तो कोई उन्होंने रिलीफ नहीं दिया। फाउंडेड बाय द मदर टेरेसा एज द मिनिस्ट्री सेड, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन whose request for renewal was turned down would not be eligible to receive or utilize a foreign contribution in their designated bank account। इन्होंने उस चैरिटी का जो रजिस्ट्रेशन है ना उसके लिए मना कर दिया था ऑन 25 दिसंबर, क्योंकि सम एडवर्स इनपुट सरकार को दिखा था। एडिंग दैट इस रजिस्ट्रेशन वाज वैलिड टिल 31 अक्टूबर and it was subsequently extended till 31 December along with that of other FCRA association whose renewal application are pending। According to the return filed by the MOC, the NGO has over 100 करोड़ in its account। NGO के पास 100 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया भी है। कौन से, MOC के पास, जिसकी स्थापना करी थी मदर टेरेसा ने। Registration under the Foreign Contribution Act is mandatory for any NGO or association to receive foreign fund and it is renewed every 5 year। वही बात बताई जाती है जो हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो जाए। ये क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सिफारिश करने के लिए आर्टिकल 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय बनाया गया है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर करती है, और सभी राज्यों के वित्त मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य रहते हैं। इसे एक संघीय निकाय के रूप में जाना जाता है जहां केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आदमी बैठे हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी आदमी बैठे हैं। जीएसटी के लिए जो स्लैब निर्धारित करे गए हैं 5%, 12%, 18% और 28%। तो हमें देखना है, इसमें बताया जाता है कि देखो, आम नागरिकों के लिए सबसे अधिक उपयोगी वस्तुओं पर ये टैक्स मतलब 0 रखा गया है। इन वस्तुओं की संख्या 80 है। वर्तमान में सिगरेट, शराब और पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है। सरकार द्वारा निर्धारित वस्तु जिन पर जीएसटी लागू की जाती है, ये वस्तु का नाम बताया गया है, कितना परसेंट लगाया गया है। जो 28% है ना होटल के लिए और पॉलीथीन पैकेजिंग बैग, सबसे ज़्यादा मतलब कि 28% का जो रेट है ना वो इसी के लिए है। कैफीन युक्त पेय पदार्थ के लिए भी रखा गया है 18%। मेन रूप से यदि आप देखोगे जीएसटी काउंसिल के बारे में ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी थी जीएसटी काउंसिल ताकि वो मॉडिफाई कर सके
रेगुलेट कर सके और रिकॉन्साइल कर सके गुड्स और सर्विस टैक्स हमारे इंडिया में। जीएसटी की दरों को कम ज़्यादा करना है कि नहीं करना है, कितनी रखना है, ये जीएसटी काउंसिल निर्धारित करती है। द काउंसिल रिप्लेस ऑल द एग्जिस्टिंग मल्टीपल टैक्सेशन प्रोसेस और introduce new taxation method to ease the taxation process for taxpayer. The council shall also monitor all taxation process to provide support to the respective departments and to avoid the fraudulent process. In मेंबर की यदि हम बात करें कि कौन कौन लोग जीएसटी काउंसिल में शामिल रहते हैं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज ए चेयरमैन के रूप में, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, एक मिनिस्टर ये रहेगा। दूसरा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट फिर जिसको भी भेज दे। तो न्यूज़ की तरफ यदि हम देखेंगे तो जीएसटी काउंसिल ने मना कर दिया है टेक्सटाइल के क्षेत्र में टैक्स को बढ़ाने को लेकर के। पहले तो सरकार ने कही थी कि हम टेक्सटाइल में जीएसटी रेट को बढ़ाएंगे, लेकिन फिर उसके अगले ही दिन सरकार ने इस बात से पीछे हट गई और मना कर दिया। ठीक है। गुजरात, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और तमिलनाडु ने अपोज करा था कि सरकार टेक्सटाइल पर ये चीज़ को बढ़ा नहीं सकती है, टैक्स को नहीं बढ़ा सकती है, जीएसटी टैक्स को। तो इसमें बताया जा रहा है द डिसीजन टुडे वाज दैट वी रिटेन द स्टेटस क्वो एंड नॉट गो टू 12% फ्रॉम 5%। 5% चला आ रहा था टेक्सटाइल में, कपड़ा उद्योग में, उसको 12% करने की बात कह रही थी सरकार। तो अब हम अपनी बात को वापस लेते हैं, ऐसा निर्मला सीतारमण ने कहा है, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगली जो न्यूज़ आई है वो आई है हेलीकॉप्टर के क्रैश से रिलेटेड, जिसमें कि विपिन रावत की और उनकी पत्नी की, इसके अलावा जितने भी जो मेंबर थे, उसके अलावा जो पायलट था, उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिकेटिंग द प्रोबेबल काज टू बी कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, CFIT इसका मेन रीज़न बताया जा रहा है। तो जो भी फाइंडिंग निकल के आई है उसको सेंड कर दिया गया है फॉर लीगल रिव्यू के लिए, आफ्टर विच द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड टू यूनियन गवर्नमेंट, ऐसा डिफेंस ऑफिशियल का कहना है। आगे बताया जा रहा है अभी 10 से 15 दिन और लग जाएंगे बात क्लियर होने के लिए। दो जो अधिकारी हैं उनका कहना देखो, टू ऑफिशियल in the know of the matter said CFIT was the most probable cause of the crash and the inquiry report once submitted would throw the more light on। यहाँ पर CFIT जो वर्ड आया है उसके बारे में बात बताई जाती है। CFIT का मतलब होता है कि पायलट इज़ इन फुल कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट, लेकिन ड्यू टू फॉल्टी सिचुएशनल अवेयरनेस द एयरक्राफ्ट स्ट्राइक्स द टेरेन, एक्सप्लेन्ड एयर वाइस मार्शल। इनका मतलब ये था कि देखो हवा हेलीकॉप्टर तो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन सिचुएशनल जो अवेयरनेस है उसमें थोड़ी सी गलती हो गई, इसी के चलते चलते जो एयरक्राफ्ट है ना वो टेरेन से टकरा गया, स्ट्राइक हो जाता है। आगे एन एग्जाम्पल कुड बी ऑफ एन एयरक्राफ्ट डूइंग लो फ्लाइंग ओवर द लार्ज एक्सपांस ऑफ वाटर एंड स्ट्राइकिंग इट ड्यू टू लैक ऑफ डेप्थ परसेप्शन। बताया जा रहा आपको अंदाज़ा नहीं था, आप थोड़ी सी हाइट कम हाइट लेकर के ठोक दिए, ऐसा कुछ रीजन हो सकता है। ए CFIT मीन्स द हेलीकॉप्टर वाज फुली सर्विसेबल, ऐसा नहीं है कि सर्विस के बाहर हो गया था, एंड इंस्ट्रूमेंट आर इन ऑर्डर। ए सीनियर आर्मी पायलट हु हैज़ फ्लोन इंटेंसिवली इन द माउंटेन सेड द क्रैश इज लाइकली ड्यू टू लॉस ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस एंड डिसओरिएंटेशन विच इन मोस्ट केसेस इज ड्यू टू पुअर वेदर, ऐसा उनका कहना है। आगे बताया जाता है
CFIT से क्या होता है ना कि हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो किसी भी टेरेन से जा करके कोलिजन हो जाता है, उसका टकराव हो जाता है, चाहे वो ग्राउंड हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, या फिर बॉडी ऑफ वाटर, या फिर एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल वर्ड आया है जिसका मतलब होता है कोई भी बाधा। वाइल एन एयरक्राफ्ट इज अंडर पॉजिटिव कंट्रोल, लेकिन जो रहता है हमारे पॉजिटिव कंट्रोल में ही रहता है। मोस्ट ऑफन द पायलट और क्रू इज अनअवेयर ऑफ द लूमिंग डिजास्टर अंटिल इट इज टू लेट, जब तक वो समझेगा तब तक बहुत देर हो जाती है। CFIT most commonly occurs in the approach for landing phase of flight, ये ज़्यादातर तभी होता है जब हम फ्लाइट को उतारते हैं। इसके बाद एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सेक्सुअल इन्हेंसमेंट ड्रग्स वुडंट कम अंडर NDPS एक्ट। इसका मतलब ये है कि आपने ड्रग रखा है अपने इस्तेमाल के हिसाब से, थोड़ा बहुत आप उसकी लत लग गई है, लेकिन आप ये सोचोगे कि हमने सेक्सुअली इन्हांसमेंट के हिसाब से वो ड्रग को रखा है, तो आप NDPS एक्ट के अंतर्गत छूट नहीं पा सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सेक्सुअल इन्हेंसमेंट ड्रग्स कॉन्टेनिंग हर्ब्स एंड मेडिसिन, उसमें चाहे हर्ब्स हो जाए, चाहे मेडिसिन आ जाए, ये कवर नहीं किए जाते हैं अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोफेट्रिक सब्सटेंस NDPS एक्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है।